हेलो दोस्तों, नमस्कार। ज्ञानवाणी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ेंगे। टॉपिक है 1858 का अधिनियम। चलिए देखते हैं 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 1858 के अधिनियम के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण था। उस महत्वपूर्ण कारण को यदि देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण 1857 का जो विद्रोह हुआ था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ये 1858 के अधिनियम के लिए एक महत्वपूर्ण कारणों में से एक माना जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है। 1857 के विद्रोह ही एक ऐसा विद्रोह था जिसमें ब्रिटिश की नींव को हिला दिया था। भारत में जो ब्रिटिश की नींव थी उनको इस विद्रोह में हिला दिया गया था और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटेन की जो सरकार थी, उनको अब ये लगने लगा था कि यदि भारत में शासन व्यवस्था में यदि सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में भारत से ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो सकती है। और इसकी झलक ब्रिटिश सरकार को 1857 के विद्रोह में दिख गया था। चलिए शुरू करते हैं। 1858 के जो अधिनियम थे इसमें क्या प्रावधान किए गए थे। तो 1858 के जो अधिनियम थे इसमें जो पहला प्रावधान था कि अब कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी। कंपनी की शासन की समाप्ति हो गई थी और इसके जगह पर क्राउन का शासन स्थापित हो गया था। अब क्राउन का शासन का मतलब है कि भारत पर अब जो कंपनी शासन कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके शासन को समाप्त कर दिया गया था। और ब्रिटेन में जो महारानी होती थी, जो सर्वोच्च पद होता था महारानी का, ब्रिटिश शासन का सबसे सर्वोच्च पद होता था, तो डायरेक्ट ब्रिटेन की महारानी का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया था। इसीलिए कहा जाता है कि क्राउन की शासन की स्थापना की गई थी। दूसरी बात है कि इस अधिनियम के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दो पद जो पहले से चले आ रहे थे विभिन्न अधिनियमों में, इसको स्थापित किया गया था। जैसे पिट्स इंडिया एक्ट देखेंगे तो उसके माध्यम से तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों पद को, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसके जगह पर एक नवीन पद का सृजन किया गया और नवीन पद था भारत सचिव का पद बनाया गया। और जो कार्य पहले से 1858 के अधिनियम से पहले जो कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जिम्मे था, जो ये करते थे, वो सभी कार्य भारत सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया। यानी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कार्य को संपादन भारत सचिव के माध्यम से किया जाएगा। और ये भारत सचिव जो होता था, ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। यानी भारत सचिव जो था ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सचिव था, ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य था। भारत सचिव की सहायता के लिए एक और पद बनाया गया और वह पद था भारतीय परिषद। एक पद बनाया गया था, वो पद था भारतीय परिषद। इस भारतीय परिषद में 15 सदस्य होते थे। इस भारतीय परिषद में 15 सदस्य होते थे, जिसमें से 7 सदस्य की जो नियुक्ति की जाती थी वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा,
7 सदस्य की जो नियुक्ति की जाती थी, ये नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया जाता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को निर्देशक मंडल भी कहा जाता है। निर्देशक मंडल भी कहा जाता था। यानी 15 सदस्य में से 7 सदस्य की नियुक्ति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी निर्देशक मंडल के द्वारा होता था, और बाकी जो 8 सदस्य थे, इसकी जो नियुक्ति होती थी, इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। अब यह भारत परिषद जो था, ये भारत सचिव की सहायता करता था, विभिन्न कार्यों में इनकी सहायता करता था। भारत परिषद का जो कार्य था, भारत में जो भारत से बाहर भारतीय सीमा से बाहर यदि कोई सैनिक कार्रवाई होती थी, कोई सैनिक कार्रवाई या फौजी कार्रवाई होती थी, तो उन पर जो खर्च होता था, वो खर्च विदाउट भारतीय परिषद के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता था। और भारतीय परिषद को जो इसके ऊपर जो खर्च होता था, इसको जो धन दिए जाते थे, इनका जो संचालन होता था, उन पर जो खर्च होता था, वो भारत से जो राजस्व प्राप्त होता था, भारत से जो राजस्व प्राप्त होता था, उससे भारत परिषद के खर्च का संचालन किया जाता था। भारत सीमा से बाहर यदि कोई सैनिक कार्रवाई होती थी, फौजी कार्रवाई होती थी, उस पर यदि धन खर्च होता था, तो वो धन खर्च करने से पहले भारतीय परिषद से अनुमति लेना आवश्यक बना दिया गया था। यह महत्वपूर्ण पॉइंट था। आगे देखिए कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से जो मुगल सम्राट था, उनके पद को समाप्त कर दिया गया था। उनके पद को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा भारतीय जो मामले होते थे, इसके अलावा भारतीय मामले जो थे, भारतीय मामले पर अब सीधा नियंत्रण ब्रिटेन के जो संसद थे उनका हो गया था, यानी ब्रिटिश संसद का हो गया था। ब्रिटिश संसद का हो गया था। कहने का मतलब है कि अब भारत के शासन पर कंपनी का अधिकार तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब उनके ऊपर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया, और ये इसलिए किया गया कि ताकि भारत में अधिक दिनों तक ब्रिटिश जो नियंत्रण था उसको स्थापित करके रखा जा सके। क्योंकि 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा था, यदि अब ब्रिटिश सरकार यहां पर हस्तक्षेप नहीं करती है, तो कंपनी के माध्यम से जो भारत का प्रशासन संचालित किया जा रहा था, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकता है और भारत की सत्ता उनके हाथ से निकल सकती है। इसलिए 1858 के अधिनियम के माध्यम से ये सभी कार्य का संचालन किया गया, और इसके माध्यम से फिर आगे प्रशासनिक कार्रवाई चलाई गई। एक चीज और देखेंगे कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके पद को समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया गया, और उनके जगह पर यानी गवर्नर जनरल की जगह पर अब वायसराय पद का सृजन किया गया। वायसराय पद का सृजन किया गया, और इस पद के अकॉर्डिंग भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, और अंतिम गवर्नर जनरल की यदि बात की जाए तो वह भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के ही समय में 1858 का अधिनियम आता है। पहले ये भारत के गवर्नर जनरल थे, बाद में वायसराय जब बनाया गया तो ये प्रथम वायसराय हो गए और अंतिम गवर्नर जनरल हो गए। तो चलिए आज के वीडियो में हमने 1858 के अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान थे उन पर चर्चा किए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।